क्लियर है? यस मैम। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? नहीं। अब शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है, आज हमने बहुत आसान सा और बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था कि इनेट इम्यूनिटी किस तरीके से किसी भी खतरे को महसूस करती है और उसको रिकॉग्नाइज करती है अपने पीआरआर के जरिए से। आज हमने उसका बिल्कुल ऑपोजिट देखना है कि अडाप्टिव आर्म किस तरीके से करता है। हमने कल जो देखा था, कल में कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि किस तरीके से इनेट इम्यूनिटी रिकॉग्नाइज करती है किसी भी पैथोजन को? एनीवन? यानी किसी को कुछ समझ नहीं आया अभी? मैम मैं बताऊँ? जी जी बताएं। मैम कल बेसिकली आपने हमें बताया कि जो इनेट इम्यूनिटी है वो जनरल करेक्टरिस्टिक किसी भी बैक्टीरिया के हो गए, वायरस हो के हो गए, वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है। उसके बरक्स आपने ये बात भी कंपेयर की, ये जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी है वो उसके मतलब उसको स्पेसिफिक होती है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होती, बस ये रिकॉग्नाइज करती है कि ये बैक्टीरिया, अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में कोई ऐसी चीज़ जैसे होगी पेप्टाइडोग्लाइकन हो गया, वो बैक्टीरिया में हमारे अंदर नहीं है, तो बॉडी उसे एज अ फॉरेन एनिमी लेगी और उसको किल करने की कोशिश करेगी, या उसको फेगोसाइटोसिस करेगी या किल करेगी। उसके लिए जो प्रोसेस है ना, उसमें हमारे पास वो उसकी सेल सरफेस पे ना वो एंटीजन होता है, जिसको हम एक लिहाज से कह सकते हैं पीआर। तो वो टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ा। जैसे ये हमने पढ़ा था कि रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक किस्म के इनेट सेल्स के ऊपर, जो कि डिटेक्ट करते हैं इनको कहते हैं पीआरआर, जो कि डिटेक्ट करते हैं कुछ जनरल मॉलिक्यूलर पैटर्न। लेकिन अडाप्टिव आर्म के सेल्स जो हैं वो इनेट आर्म के सेल से डिफरेंट है। अडाप्टिव आर्म में हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, जबकि हमने इनेट आर्म में पढ़ा था कि मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, ये सारे सेल्स होते हैं जिनके ऊपर पीआरआर लगे होते हैं। आज हमने पढ़ना है अडाप्टिव का। अडाप्टिव में होते हैं लिम्फोसाइट्स, उनके ऊपर पीआरआर मौजूद नहीं होते। उन्होंने स्पेसिफिक रिकॉग्निशन करनी है पैथोजन की कि जो पैथोजन आया है, लेट्स से कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आया है, तो ग्राम नेगेटिव में ये कॉक्साई है या ये रॉड है, और अगर ये रॉड है तो ये कौन सा रॉड है? ये इकोलाई है। इकोलाई है तो इसकी कौन सी स्ट्रेन है? ये सारा कुछ इसने रिकॉग्नाइज करना होता है। और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? ये रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन के जरिए। पीआरआर किसके जरिए कर रहे थे? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न के जरिए, पैम्स के जरिए रिकॉग्नाइज कर रहे थे। जबकि आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जिनके ऊपर स्पेशल किस्म के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उसके जरिए से ये रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन। ये मेन फर्क है इनेट और अडाप्टिव की रिकॉग्निशन में। इनेट एंटीजन को नहीं करते, अडाप्टिव एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, जो बी सेल के ऊपर, बी लिम्फोसाइट के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, मैं आप लोगों को ये स्टार्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आगे आप लोगों के लिए आसानी हो। जो बी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उनको कहते हैं बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर। जबकि जो टी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उसको आप कहते हो टीसीआर, यानी कि टी सेल रिसेप्टर। इन बीसीआर और टीसीआर के जरिए से आपके जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं उस पैथोजन के ऊपर लगा हुआ एंटीजन। आप लोगों ने क्लिनिकल, अगर क्लिनिकल माइक्रो स्टार्ट की है तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो पैथोजन होते हैं उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के एंटीजन होते हैं। किसी के ऊपर सी कार्बोहाइड्रेट होती है, किसी के ऊपर ए प्रोटीन होती है, किसी के ऊपर एम प्रोटीन होती है। ये सारे क्या हैं? ये उसकी एंटीजन है। और इन एंटीजन को रिकॉग्नाइज कौन करते हैं? आपके बी सेल्स और टी सेल्स। और ये किसके जरिए से करते हैं? बीसीआर और टीसीआर, यानी अपने अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स के जरिए से रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? नहीं समझ आया तो बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। समझ आ गया। सबको समझ आ गया?
हकीमा बेटा आपको समझ आया? यस मैम। रहमान, रमीज, जी मैम आ अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। अब हमने देखना ये है कि जिस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बेसिकली वो एंटीजन है क्या, एंटीजन और इम्यूनोजन में फर्क क्या है। अब जरा हम इसको समझते हैं। एंटीजन कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि आपकी एंटीबॉडी के साथ या आपके बी सेल रिसेप्टर के साथ या आपके टी सेल रिसेप्टर के साथ अटैच हो सके। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, किसी बाहर मॉलिक्यूल का हिस्सा है और वो किसके साथ अटैच होने की कैपेसिटी रखता है, आपकी एंटीबॉडीज के साथ, आपके बी सेल्स के साथ और आपके टी सेल्स के साथ। ठीक, अब जरा इसको कंपैरिजन में देखते जाओ कि आपने जब PRR पढ़ा था तो PRR अटैच कर रहे थे किसके साथ, पैम्स के साथ, वो जनरल मॉलिक्यूलर पैटर्न के साथ। लेकिन एंटीजन की जो आपके पास अटैचमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टर्स के साथ होगी। कौन से रिसेप्टर, जो BCR पे हैं और जो बी सेल्स पे हैं और जो टी सेल्स पे हैं। इसके अलावा अगर इनके साथ कोई चीज़ अटैच हो सकती है तो एंटीबॉडीज अटैच हो सकती हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि जरा के एंटीबॉडीज के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मनान, आज डॉक्टर मनान बच्चों एक मिनट। डॉक्टर, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जाके एंटीबॉडीज के साथ, बी सेल्स के साथ और टी सेल्स के साथ अटैच हो सके उसको कहते हैं एंटीजन। यहाँ तक क्लियर है? मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसकी बात की है, अटैचमेंट की। मैंने यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं की कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने का क्या मतलब है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने का मतलब है कि जैसे ही अटैचमेंट हो बी सेल के साथ, टी सेल के साथ या एंटीबॉडी के साथ, आपकी बॉडी उसके खिलाफ कोई ऐसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे कि वो उस एंटीजन को खत्म करने की कोशिश करे। ठीक है, वो जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो सिर्फ और सिर्फ इम्यूनोजेनिक एंटीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, सारे एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ आपको बताने लगी हूँ डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड इम्यूनोजन। अच्छा, अभी मैंने बात की कि एंटीजन कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो बाइंड कर सके। ठीक, लेकिन इम्यूनोजन ऐसा मॉलिक्यूल और ऐसा सब्सटेंस है कि जो ना सिर्फ आपके बी सेल और टी सेल के साथ बाइंड कर सके बल्कि बाइंड करने के बाद आपके बी सेल्स को और आपके टी सेल्स को एक्टिवेट भी कर सके, इनको एक्टिवेट करके इम्यूनिटी प्रोड्यूस करा सके। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करा सकता है वो इम्यूनोजन है। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ अटैच हो रहा है लेकिन इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं करवा रहा, वो एंटीजन इम्यूनोजन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? मैं रिपीट कर देती हूँ। एंटीजन कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ आपके बी सेल के साथ, आपके टी सेल्स के साथ और आपकी एंटीबॉडीज के साथ बाइंड होने की कैपेसिटी रखती है। जबकि इम्यूनोजन क्या है? इम्यूनोजन एक ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा एंटीजन है जो जब बाइंड हो आपके बी सेल्स के साथ, आपके टी सेल्स के साथ या आपकी एंटीबॉडीज के साथ, बाइंड होने के साथ साथ वो उनको एक्टिवेट भी करे और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे। लेट्स से एग्जांपल करते हैं कि एक कोई नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन आपकी बॉडी में एंटर हो गई है। ठीक है, अब नॉन पैथोजेनिक का मतलब क्या है कि वो आपके लिए खतरा नहीं है। तो जैसे ही वो आपके बी सेल्स या टी सेल्स के साथ अटैच होगी वो वहाँ पे बाइंड तो कर जाएगी, लेकिन बाइंड करने के बाद वो उन बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट नहीं करेगी। और जब तक बी सेल्स और टी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। ये मैं आपको समझाऊंगी आगे चल के कैसे जनरेट होता है इम्यून रिस्पॉन्स। अभी सिर्फ ये समझ लो कि इम्यूनिटी तब प्रोड्यूस होगी, अडैप्टिव इम्यूनिटी, जब आपके बी सेल्स और टी सेल एक्टिवेट होंगे। अगर नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन है
तो वो सिर्फ जाके अटैच तो हो सकती है बी सेल के रिसेप्टर के साथ या टी सेल के रिसेप्टर के साथ, लेकिन वो उनको एक्टिवेट नहीं करा सकती। लेकिन अगर कोई पैथोजेनिक स्ट्रेन है, ठीक है, और पैथोजेनिक स्ट्रेन पे एंटीजन है, तो वो एंटीजन इम्यूनोजेन होगा। वो एंटीजन ना सिर्फ बाइंड होगा बल्कि उसके अंदर कैपेसिटी होगी कि वो क्या करे, बी सेल को और टी सेल को एक्टिवेट कराए। और जब बी सेल और टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा जो उस पैथोजन को क्लियर करने की कोशिश करेगा। अब बताओ, दोबारा पढ़ाऊं अगर कुछ समझ नहीं आया? आ गया। सबको आ गया? जी आपकी। ठीक है, किसी को नहीं समझ आया मुझे यहीं पे टोक दो ताकि मैं यहीं पे रिपीट करूं, आगे जाके फिर मसला ना बने बच्चों को। अभी एंटीजन है जो क्या वो पैथोजन नहीं होते? एंटीजन पैथोजन। हाँ, मैं अब ये बताने लगी, मैं ये बताने लगी। एंटीजन जो है वो इम्यूनोजन हो सकते हैं और इम्यूनोजन नहीं भी हो सकते। यही सवाल किया ना अंशा आपने? जी आप। हाँ, एंटीजन, अब बात आ जाती है एंटीजन पे। एंटीजन इम्यूनोजन हो भी सकता है और एंटीजन इम्यूनोजन नहीं भी हो सकता। ठीक, कैसे? अगर एक ऐसा एंटीजन है जिसने सिर्फ और सिर्फ जाके अटैचमेंट की है तो वो एंटीजन है, लेकिन अगर उसने जाके अटैचमेंट के साथ एक्टिवेशन भी की है सेल्स की तो अब वो सिर्फ एंटीजन नहीं है, अब वो इम्यूनोजन है। यहाँ से साबित क्या हुआ है कि सारे एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होते, लेकिन जितने भी इम्यूनोजेंस हैं वो सारे के सारे एंटीजन होते हैं। कहने का मकसद क्या है, सिंपल करते हैं कि आपके पास सारे के सारे एंटीजन्स हैं, उसमें से कुछ एंटीजन इम्यूनोजन होंगे और कुछ एंटीजन सिर्फ और सिर्फ एंटीजन होंगे, इम्यूनोजन नहीं होंगे। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा और डिफरेंस देख लेते हैं एंटीजन और इम्यूनोजन के बीच में। अब आपकी जो एंटीजन है, अब मैंने आपको जैसे कि बताया है कि एंटीजन इम्यूनोजन हो भी सकते हैं और इम्यूनोजन नहीं भी हो सकते। तो इसका मतलब है इसमें सारे वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो चाहे वो इम्यूनोजन हैं या नहीं है, लेकिन बाइंड करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो एंटीजन में आपके पास प्रोटीन भी आ सकती हैं और मोस्टली प्रोटीन जो है वो इम्यूनोजेनिक होते हैं। ठीक, इसी तरीके से एंटीजन में आपके पास कार्बोहाइड्रेट भी आ जाते हैं और जो आपके पास लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इम्यूनोजन होते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड और लिपिड ये इम्यूनोजन हो भी सकते हैं और ये इम्यूनोजन नहीं भी हो सकते। सिंपल करते हैं, एंटीजन क्या क्या चीजें हो सकती हैं? प्रोटीन हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकती हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं और लिपिड हो सकते हैं। ठीक, लेकिन इम्यूनोजन होने के लिए लाजमी है कि आपके पास कम्प्लेक्स या फिर लार्ज मॉलिक्यूल। जब तक आपके पास मॉलिक्यूल लार्ज या कम्प्लेक्स नहीं होगा उसके पास इम्यूनोजेनिसिटी कम होगी। ठीक है, तो मोस्टली जो भी आपके इम्यूनोजन होते हैं वो या प्रोटीन इन नेचर होते हैं या लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं या फिर लार्ज पॉलीसेकेराइड्स होती हैं। समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड इम्यूनोजन, तो क्या किसी बच्चे के जहन में कोई कंफ्यूजन होगी? ठीक है, अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एंटीजन को इम्यूनोजन बनाते हैं। वो कौन से फैक्टर हैं कि वो अगर उस एंटीजन में होंगे तो वो इम्यूनोजेनिक होगा, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो वो इम्यूनोजेनिक नहीं होगा। ठीक, अब 4-5 बातें हैं, बहुत आसान सी बातें हैं, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, आज हम पढ़ नहीं रहे। जरा आप देखो, मजा आएगा। हो क्या रहा है, अब एक किसी भी एंटीजन को एंटीजन होने के लिए या इम्यूनोजन होने के लिए आपकी बॉडी से डिफरेंशिएट होना जरूरी है। ऐसे है, कभी भी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो आपकी अपनी बॉडी का हिस्सा है, कोई ऐसी प्रोटीन जो आपकी अपनी बॉडी का हिस्सा है, कोई ऐसी पॉलीसेकेराइड जो आपकी अपनी बॉडी का हिस्सा है, कोई ऐसा न्यूक्लिक एसिड, कोई ऐसा लिपिड मॉलिक्यूल जो आपकी अपनी बॉडी का हिस्सा है, वो कभी भी
इम्यूनोजेनिक नहीं होगा, वो कभी भी एंटीजेनिक नहीं होगा। एंटीजन बनने के लिए या डिजीज में हो नहीं सकता जी बेटा, मैम, ऑटो इम्यून डिजीज में ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि ऑटो वो इम्यून डिजीज में ऐसा नहीं होता, वो अलग प्रोसीजर है, वो मैं बताऊंगी कि वो क्या होता है। लेकिन उसमें भी ये इम्यूनोजेनिक नहीं होते, उसमें आपका इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है। ठीक है, मेरी बात यहाँ पे क्लियर कट आप अपने जहन में बिठा लो कि किसी भी मॉलिक्यूल को इम्यूनोजेनिक होने के लिए फॉरेन होना जरूरी है, यानी कि आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल से, आपकी बॉडी के सेल के पार्ट से डिफरेंट होना लाजमी है। अगर वो सेल्फ मॉलिक्यूल होगा, आपकी बॉडी का मॉलिक्यूल होगा, कभी भी इम्यूनोजेनिक नहीं होगा। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल ये देती हूँ कि अगर कोई आपकी बॉडी का अपना नॉर्मल फ्लोरा जो पैदाइश के बाद से अभी तक आपके साथ चल रहा है, वो आपकी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करेगा, तो वो सेल्फ होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी के साथ साथ पला बड़ा है। ठीक इसी तरीके से आपकी अपनी बॉडी की सरफेस प्रोटीन्स हैं या कुछ भी हैं, कभी भी इनके खिलाफ कभी भी इनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये सेल्फ मॉलिक्यूल है। किसी भी मॉलिक्यूल को इम्यूनोजन होने के लिए, इम्यूनोजेनिसिटी शो करने के लिए नॉन सेल्फ होना लाजमी है, उनको फॉरेन होना लाजमी है। यहाँ तक क्लियर है? जी अभी अगर नोमा फ्लोरा डिसलोकेट हो जाए, मतलब वो उस जगह पे ना हो जहाँ पे उसको नॉर्मली होना चाहिए, तो फिर तो वो हाँ, फौरन हो। नहीं नहीं नहीं, वो भी एक अलग कंसेप्ट है, वो भी ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड या फिर इस किस्म के कंसेप्ट से मिलजुल जाता है। वो अलग मैं आपको समझाऊंगी, उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना। अभी बेसिक समझो, उसके बाद एडवांस पे जाना। मैंने कल भी इसलिए आपको PRR की एक दो बातें छुड़वा दी हैं, वो मैं आपको तब बताऊंगी जब आप बेसिक समझोगे। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि किसी भी मॉलिक्यूल को एंटीजन या इम्यूनोजन होने के लिए, अब बेसिकली हम इम्यूनोजेनिसिटी की बात कर रहे हैं, इम्यूनोजन होने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए फॉरन होना लाजमी है। अगर वो सेल्फ मॉलिक्यूल है तो वो इम्यूनोजन नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, आज मुझे सच में पढ़ाने में मजा आ रहा है, क्योंकि आज आप लोग सोए भी नहीं लग रहे। नंबर 2 चीज, किसी भी मॉलिक्यूल को इम्यूनोजेनिसिटी शो करने के लिए मॉलिक्यूलर साइज में बड़ा होना लाजमी है। जितना साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जितना साइज छोटा होगा उतना कम उसकी इम्यूनोजेनिसिटी होगी। और अगर साइज बहुत छोटा है तो हो सकता है वो एंटीजन तो हो लेकिन वो इम्यूनोजन ना हो। मेक इट वेरी क्लियर, मॉलिक्यूलर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्यूनोजेनिसिटी। जितना मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है उतना इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा है। अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत छोटा है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? ठीक, नंबर 3 जो पॉइंट है, अगर मैं 3 और 4 पॉइंट को वैसे पढ़ाऊं जैसे आपकी बुक में लिखा है एक पॉइंट करके, तो एक लाइन में मैं यूं इसको सम अप करूंगी कि मॉलिक्यूल को कम्प्लेक्स होना लाजमी है। अगर कोई मॉलिक्यूल सिंपल है तो वो इम्यूनोजेनिक नहीं होगा। इम्यूनोजेनिसिटी शो करने के लिए उस मॉलिक्यूल को, उस एंटीजन को क्या होना जरूरी है? कम्प्लेक्स होना जरूरी है। अब वो कम्प्लेक्सिटी 2 टाइप की हो सकती है। इट कुड बी केमिकल कम्प्लेक्स इन नेचर, और वो स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है कि उसका स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना हुआ है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो बहुत कम्प्लेक्स है, या फिर उसका केमिकल फार्मूला बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा एटम्स उसको मिलके बना रहे हैं। ठीक, तो चाहे वो स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स हो या फिर वो केमिकली कम्प्लेक्स हो, कम्प्लेक्स है इसका मतलब है वो इम्यूनोजेनिक है। अगर वो सिंपल मॉलिक्यूल है तो वो इम्यूनोजेनिक नहीं हो सकता। अच्छा, तो कम्प्लेक्स किस तरीके से हो सकता है? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा एटम्स मौजूद हों, हिट्रोजीनस हो, होमोजीनस ना हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम अगर कहते हैं कि कोई हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, वो लार्ज तो है बट वो होमोपोलीमर है, मतलब कि उसको पॉलीमर बनाने में सारे एक जैसे मोनोमर यूज हुए हैं। इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये कि उसकी इम्यूनोजेनिसिटी या नहीं होगी या बहुत कम होगी। लेकिन अगर उस मॉलिक्यूल को बड़ा बनाने में और कॉम्प्लेक्स बनाने में एक से ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एक से ज्यादा,
अब तो वो क्या होगा, हिट्रोजेनिक होगा। हिट्रोजेनिक है तो वो कम्प्लेक्स है, और कम्प्लेक्स है तो वो इम्यूनोजेनिक है। यहाँ तक क्लियर है? जी। अच्छा, नंबर 5 पे आते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होना या एपिटोप होना। अब इसको जरा समझो। आपको एपिटोप और पैराटोप का पता है किसी बच्चे को? यस मैम। क्या होता है मैम एपिटोप? क्या एंटीबॉडी यहाँ पर बेसिकली एंटीजन के ऊपर होता है। एंटीजन पे होता है, होता क्या? मैम अटैच होते हैं एंटीबॉडीज वहाँ पर। एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन से अटैच होता है पैराटोप, जिसका पैराटोप पार्ट है ना उससे एपिटोप जाके अटैच होता है। सिंपल अल्फाज में बताती हूँ, सिंपल अल्फाज में बताती हूँ। एपिटोप एंटीजन के ऊपर वो जगह है बेसिकली जहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी या बी सेल का रिसेप्टर या टी सेल का रिसेप्टर जाके अटैच हो। ठीक है, लेट्स से एक एंटीजेनिक मॉलिक्यूल, मैं इम्यूनोजेनिक नहीं कह रही, एंटीजेनिक है, एंटीजेनिक मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में एंटर हुआ है और वो फॉरेन है तभी वो एंटीजेनिक है ना। अब वो आपकी बॉडी में एंटर तो हो गया है, लेकिन उसके ऊपर अटैचमेंट साइट नहीं है। जब उसके ऊपर अटैचमेंट साइट नहीं होगी, एपिटोप नहीं होगी, तो क्या वो एंटीजन या इम्यूनोजन कहलाएगा? सुनो, अब अगर अटैचमेंट साइट ही नहीं है तो एंटीबॉडी अटैच नहीं होगी, पीसीआर अटैच नहीं होगा, पीसीआर अटैच नहीं होगा। जब उसके साथ कोई चीज अटैच ही नहीं कर सकती तो ना ही वो एंटीजन है ना ही वो इम्यूनोजन है। अब अगर उसको अटैचमेंट के लिए कुछ चाहिए तो वो क्या है? एपिटोप है। अगर उसके ऊपर एपिटोप है तो वो एंटीजन है, और अगर उसके ऊपर नंबर ऑफ एपिटोप ज्यादा है, अटैचमेंट साइट ज्यादा है, तो उसके इम्यूनोजेनिक होने के चांसेस ज्यादा हैं। जितने ज्यादा अटैचमेंट साइट होंगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि सेल एक्टिवेट हो जाएं और वो इम्यूनोजेनिक। तो किसी भी मॉलिक्यूल के इम्यूनोजेनिक होने के लिए उसके ऊपर अटैचमेंट साइट होना और उन अटैचमेंट साइट का ज्यादा होना लाजमी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये डिटरमिन करने के लिए कि वो एंटीजेनिक है या नहीं, सॉरी इम्यूनोजेनिक है या नहीं, एंटीजेनिक नहीं इम्यूनोजेनिक है या नहीं। वो क्या है? सबसे पहली चीज है डोजेज। आपने अगर माइक्रो का चैप्टर नंबर 7 आई थिंक 7 के फर्स्ट पेज पे लिखा, अगर मैं गलत नहीं, तो वहां पे लिखा है शिगेला और साल्मोनेला का कि अगर इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंटर होंगे, आई थिंक 10⁻⁹ है साल्मोनेला के लिए या शिगेला के लिए, मुझे याद नहीं है, देख लेना, तो वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अगर इतनी अमाउंट में नहीं होंगे तो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ। अब मतलब कहने का क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में है तो वो आपकी बॉडी में डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, आपकी बॉडी उसको ओवरकम कर लेगी। लेकिन वो उसके लिए अगर उसको चाहिए कि वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराए तो उसको चाहिए एक प्रॉपर डोज भी। जब तक उसकी डोजेज प्रॉपर नहीं होगी, एक स्पेसिफिक एक सर्टेन अमाउंट में नहीं होगा, वो इम्यूनोजेनिक नहीं। अगर वो बहुत कम अमाउंट में है तो वो इम्यूनोजेनिक नहीं, वो डाइल्यूट। यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को ये बात समझनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम रूट। ठीक है, 5 को कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ। अब लेट्स से कि आपके पास कोई पैथोजन है, वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में 3-4 बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुस गए। ठीक है, अब 3-4 बैक्टीरिया इस काबिल नहीं है कि बीमारी फैला सके। जी 5.5 एपिटोप। बेटा एपिटोप का मतलब है कि एंटीजन के अटैच होने की जगह, एंटीजन कोई मॉलिक्यूल है उसके ऊपर एंटीबॉडी ने अटैच होना है या बी सेल ने अटैच होना है या टी सेल ने अटैच होना है। इनकी अटैचमेंट के लिए एक प्रॉपर जगह होना लाजमी है। यूँ समझो
कि आपके घर में ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगे होते हैं हर हॉल में, हर कमरे में, ठीक है, उसके ऊपर अगर वो स्विच नहीं होंगे जिसके वो सुराख नहीं होंगे जिसके अंदर स्विच लगना है, तो अगर वो बोर्ड हो पड़ा तो वो बोर्ड किसी काम का नहीं है जब तक उसके ऊपर वो जगह नहीं है जहां आप स्विच इंसर्ट कर सको। अगर वो जगह है जिसके अंदर आप स्विच इंसर्ट कर सको तो वो बोर्ड आपके काम का है, ठीक है। लेकिन अगर वो जगह ही नहीं है जिसके अंदर स्विच इंसर्ट हो सके, वो सुराख ही नहीं बने हुए, तो वो बोर्ड चाहे लगा रहे वो आपके काम करेंगे। यही चीज़ है कि अगर कोई मॉलिक्यूल फॉरेन है और आपकी बॉडी में एंटर हो गया, अगर उसके ऊपर एपिटोप है तब ही अटैचमेंट हो सकती है, तब ही इम्यूनिटी जनरेट हो सकती है। अगर उसके ऊपर अटैचमेंट साइट नहीं है तो आपके पास इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। किसी भी मॉलिक्यूल को इम्यूनोजेनिक होने के लिए क्या चाहिए कि उसके ऊपर अटैचमेंट साइट मौजूद हो, और जितनी ज़्यादा अटैचमेंट साइट होगी उतनी ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होगी। अब समझ आया? जी आप ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रूट पे। अच्छा, मैं आप लोगों को अब बताती हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रो में काफ़ी जगह पे टेबल्स में कि ये पैथोजन है, लेट्स से कोई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, इसका मोड ऑफ एक्शन ये है और इसका रूट ऑफ एंट्री ये है। लेट्स से रिस्पायरेटरी जो पैथोजन है वो तब तक पैथोजन है जब तक उनके पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की अवेलेबिलिटी है। अगर कोई बहुत ही अच्छा बंदा है जो कि प्रिवेंशन सारा कुछ कर रहा है और बाहर निकलते हुए मास्क लगा के जाता है, सारा कुछ है, और उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वो अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को अलाउ नहीं करता कि कोई पैथोजन एंट्री ले सके, तो अगर वही पैथोजन आपके मुंह से या आपकी ब्लड स्ट्रीम से आपकी बॉडी में एंटर होगा तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। मैं आपको एक वायरस की एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली बच्चों को हेपेटाइटिस पढ़ाया। जब मैंने बच्चों को हेपेटाइटिस पढ़ाया है तो मैंने उसमें बताया है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का जो मोड ऑफ एक्शन है या जो उनकी रूट ऑफ एंट्री है, रूट ऑफ एंट्री उनका क्या है? ओरल फीकोलूशन, यानी कि वो आपके मुंह से जब जाएगा तभी इन्फेक्शन करेगा। ओरल कैविटी से अगर नहीं जाएगा, अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम से हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई का वायरस जाएगा तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है या हेपेटाइटिस डी है, बी सी और डी, अगर आप इन बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेते हो, इंजेस्ट कर लेते हो खाने की चीज़ के साथ, तो ये इन्फेक्शन नहीं करेगी क्योंकि इनका जो रूट ऑफ एंट्री है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम है। ये तब ही इन्फेक्शन करेंगे जब डायरेक्टली आपके ब्लड, आपके सीरम, आपके प्लाज्मा में ये वायरस एंट्री लेगा। बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए ज़रूरी है कि वो डायरेक्ट एंट्री ले आपकी ब्लड वेसल। इसी तरीके से आपके जो ए और ई वायरस हैं उनको इन्फेक्शन के लिए लाजमी है कि वो आपकी ओरल कैविटी से गुजर के जाएं। अगर ये अपना रूट बदल लें तो ये बिल्कुल भी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। आप बी और सी वाली किसी भी चीज़ को उठा के खा पी लो, आपको हेपेटाइटिस बी या सी नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और चीज़ है टाइम ऑफ एंटीजन एक्सपोजर, कि एंटीजन एक्सपोजर के लिए एक प्रॉपर टाइम होना लाजमी है। लेट्स से एक एंटीजन है या कोई पैथोजन है, जब तक वो 2 सेकंड के लिए एक्सपोज नहीं होगा आपकी बॉडी के साथ, या 5 मिनट के लिए नहीं होगा, या 10 मिनट, जो उसका स्पेसिफिक टाइम है, तब तक वो इस काबिल नहीं होगा कि वो आपकी बॉडी में एंट्री ले सके या वो अटैचमेंट सही से कर सके या इन्फेक्शन फैला सके। अगर टाइम ऑफ एंटीजन एक्सपोजर कम है तब भी इम्यूनोजेनिसिटी नहीं है। अगर टाइम ऑफ एक्सपोजर ज़्यादा है, ये फिर बात की डोजेज से आ जाती है कि डोजेज तभी कम होगी ना किसी भी चीज़ की अगर उसका टाइम ऑफ एंटीजन एक्सपोजर कम है। आपने उसको कम टाइम के लिए एक्सपोज किया तो वो कम डोज किया, और अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोज किया तो ज़्यादा डोजेज होगी। तो ये सारी चीज़ें किसी भी एंटीजन को या किसी भी मॉलिक्यूल को इम्यूनोजन बनाती हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हेप्टीन्स की तरफ। अब हेप्टीन्स क्या होती हैं? अभी तक हमने क्या देखा है? हमने देखा है एंटीजन और हमने देखा है इम्यूनोजन। अब हम देखेंगे कि हेप्टीन्स क्या हैं। हेप्टीन्स एंटीजन नहीं है, हेप्टीन्स इम्यूनोजन भी नहीं है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये तब तक हमारे लिए खतरनाक नहीं है जब तक ये किसी लार्ज प्रोटीन से या लार्ज पॉलीपेप्टाइड से अटैच ना हो जाए।
हेप्टीन कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि इटसेल्फ इम्यूनोजेनिक नहीं है। जी बेटा, अच्छा मैं कहाँ थी? मैं कह रही थी कि हेप्टीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो खुद बजाते खुद इम्यूनोजेनिक नहीं है। अगर वो किसी चीज के साथ अटैच हो जाए, किसी प्रोटीन के साथ कोवैलेंटली बाउंड हो जाए, तो वो इम्यूनोजेनिक बन सकता है। यहाँ तक मुझे बताओ कोई चीज ना समझ आई? बेटा आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। एंटीजन ही डिसाइड करता था, टाइम डिसाइड करता है, या हम हमारा इतना एक्सपोजर है वो डिसाइड कर रहा होता है। एंटीजन खुद नहीं डिसाइड करता। अब मुझे ये बताओ, एंटीजन क्या अपनी मर्जी से बनता है या कोई इम्यूनोजन अपनी मर्जी से बनता है? ये सारी चीजें नेचर पर डिपेंडेंट है। हम सिर्फ उन फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल को एंटीजन या इम्यूनोजन बनाते हैं। अच्छा, मैं बता रही थी आपको हेप्टीन्स का कि हेप्टीन स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब ये इनके पास एबिलिटी होती है कि ये एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। तो आप कहोगे फिर तो ये एंटीजन हो, ठीक, लेकिन ये एंटीजन नहीं है। ये एंटीजन से छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और ये बिल्कुल इम्यूनोजेनिक बन जाते हैं अगर कोई इनको कैरियर प्रोटीन मिल जाए। अब एंटीजन ऐसा नहीं करते। आप यूँ समझ लो कि हेप्टीन्स अपॉर्चुनिस्टिक हैं। ये इस तलाश में होते हैं कि इनको कोई प्रोटीन मिल जाए, कोई लार्ज पॉलीपेप्टाइड मिल जाए जिसके साथ ये अटैच हो सके। और जैसे ही ये अटैच होते हैं, ये उस पॉलीपेप्टाइड को मॉडिफाई करके इम्यूनोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। यानी कि ये वो मॉलिक्यूल हैं जो खुद तो नहीं है इम्यूनोजन, लेकिन ये इम्यूनोजन बन सकते हैं अगर इनको मौका मिल जाए। यहाँ तक क्लियर है? बच्चे सो गए हो? अब ये एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं, क्या ये पहले ही रिएक्ट कर देते हैं कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच होने से पहले ही? बेटा या फिर बाइंड हो सकते हैं, लेकिन एज सच इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकते। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, इस पे मैं क्यों खुद नहीं गौर कर रही हूँ कि ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाना कल है, आज नहीं पढ़ाना, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है। इसको मैं कल पढ़ाऊंगी, इस पे टाइम लगेगा। अभी सिर्फ इतना सोचो कि इनके पास इतनी तो कैपेसिटी है कि ये एंटीबॉडी के साथ अटैच हो सके, लेकिन जब तक इनके पास कोई कैरियर प्रोटीन कोवैलेंटली बाउंड नहीं होगी, तब तक इनके अंदर इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब देखो हेप्टीन क्या क्या हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी हेप्टीन हो सकते हैं, जैसे हमने पीछे एंटीजन का कहा था। इसी तरीके से लिपिड्स भी हो सकते हैं, ड्रग्स भी हो सकते हैं, कोई और किसी किस्म का छोटा मॉलिक्यूल भी हेप्टीन हो सकता है। लेकिन इनका डिफरेंस क्या है एंटीजन के कंपैरिजन में, कि एंटीजन अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्टिक है। इनको जैसे ही मौका मिलेगा, कोई भी प्रोटीन मिली उसके साथ ये अटैच